दोस्तों, जब हम आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। लेकिन क्या हो अगर इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया होता? क्या हो अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार और सामाजिक समानता का प्रबल पक्षधर माना जाता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते? यह एक ऐसी परिकल्पना है जो न केवल हमारी कल्पना शक्ति को चुनौती देती है, बल्कि हमें उस दौर की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर गहराई से सोचने को मजबूर करती है। बाबा साहेब अंबेडकर कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। एक दलित परिवार में जन्मे उन्होंने अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ न केवल अपनी जिंदगी में संघर्ष किया, बल्कि लाखों वंचितों को आवाज दी। उनकी विद्वता, तर्क शक्ति और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट समर्पण ने उन्हें एक युग पुरुष बनाया। भारतीय संविधान की रचना में उनकी भूमिका ने उन्हें अमर कर दिया। लेकिन क्या उनका नेतृत्व भारत को एक अलग दिशा दे सकता था? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंबेडकर का दृष्टिकोण नेहरू से कई मायनों में अलग था। जहां नेहरू का जोर राष्ट्रीय एकता, समाजवादी अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर भारत की पहचान पर था, वहीं अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। स्वतंत्रता के बाद का भारत एक जटिल दौर से गुजर रहा था। विभाजन की त्रासदी, आर्थिक बदहाली और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां सामने थीं। नेहरू ने इनका सामना अपनी दूरदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण से किया, लेकिन अंबेडकर का नेतृत्व शायद इन समस्याओं को और गहरे सामाजिक सुधारों के जरिए हल करता। उनकी प्राथमिकता वंचित वर्गों का उत्थान, शिक्षा का प्रसार और कानूनी समानता रही होती। यह वीडियो इस परिकल्पना को 5 आयामों, सामाजिक न्याय, संवैधानिक ढांचा, आर्थिक नीतियां और राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए खोजती है। क्या अंबेडकर का भारत आज के भारत से अधिक समतामूलक और प्रगतिशील होता? आइए इस वैकल्पनिक इतिहास की यात्रा शुरू करें। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने के लिए हमें हौसला मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन और विचारधारा सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द घूमती थी। अगर वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो सामाजिक समानता और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण उनकी नीतियों का केंद्र होता। अंबेडकर का मानना था कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी जातिगत भेदभाव है, जो समाज को भीतर से खोखला करती है। उनके नेतृत्व में भारत में जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ अभूतपूर्व कदम उठाए जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद का भारत, जहां दलितों और शोषित वर्गों को सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया था, अंबेडकर के प्रधानमंत्री बनने से एक क्रांतिकारी बदलाव की राह पर चल पड़ता। अंबेडकर ने अपने लेखों जैसे एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट किया था कि जाति केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जिसे खत्म करने के लिए कानूनी और सामाजिक सुधारों की जरूरत है। बतौर प्रधानमंत्री वे अस्पृश्यता के खिलाफ सख्त कानून लागू करते, जैसे कि मंदिरों में प्रवेश और सार्वजनिक संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कठोर दंड। पूना पैक्ट में उनकी भूमिका से प्रेरित होकर वे आरक्षण नीतियों को और मजबूत करते, न केवल सरकारी नौकरियों में बल्कि शिक्षा, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं में भी। यह सुनिश्चित होता कि दलित, आदिवासी और अन्य वंचित समुदाय मुख्य धारा में शामिल हों। अंबेडकर का सपना एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी था, जो धर्म और जाति के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानूनी ढांचा लाता। यह कदम उस दौर में विवादास्पद हो सकता था, लेकिन उनकी दृढ़ता इसे लागू करने की दिशा में बढ़ती। महिलाओं के अधिकारों जैसे संपत्ति और विवाह में समानता पर भी उनका विशेष जोर होता। उनके नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन और जातिगत हिंसा के खिलाफ जागरूकता राष्ट्रीय स्तर पर गति पकड़ते। हालांकि इन सुधारों का रूढ़िवादी समूहों और उच्च जातियों से तीव्र विरोध होता। अंबेडकर की स्पष्टवादी शैली और सामाजिक परिवर्तन की जिद शायद सामाजिक तनाव को बढ़ाती, लेकिन उनकी विद्वता और नैतिक बल इसे संतुलित करता। उनके नेतृत्व में भारत एक ऐसा समाज बनने की ओर अग्रसर होता जहां व्यक्ति की पहचान उसकी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उसकी क्षमता और योगदान से तय होती। यह एक ऐसा भारत होता जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अवसर की गारंटी होती।
बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे और अगर वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो संवैधानिक और कानूनी ढांचे में उनकी दृष्टि एक क्रांतिकारी बदलाव लाती। अंबेडकर का मानना था कि कानून समाज को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। उनके नेतृत्व में भारत का संविधान न केवल स्वतंत्रता और समानता का दस्तावेज होता, बल्कि सामाजिक न्याय और प्रगतिशीलता का जीवंत प्रतीक बनता। स्वतंत्रता के बाद का भारत जो सामाजिक असमानता और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा था, अंबेडकर के नेतृत्व में एक ऐसे कानूनी ढांचे की ओर बढ़ता जो वंचित वर्गों को सशक्त करता और समाज में समरसता लाता। अंबेडकर ने संविधान सभा में सामाजिक और आर्थिक समानता को मूल अधिकारों का आधार बनाया था। बतौर प्रधानमंत्री वे संविधान में और अधिक प्रगतिशील प्रावधानों को लागू करते। उदाहरण के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी प्राथमिकता होती। ये एक ऐसा कानूनी ढांचा होता जो धर्म और जाति के आधार पर अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करता। हालांकि यह कदम उस दौर में विवादास्पद होता क्योंकि धार्मिक समुदायों और रूढ़िवादी नेताओं का विरोध अपरिहार्य था। फिर भी अंबेडकर की तार्किक दृढ़ता और नैतिक बल इस दिशा में ठोस कदम उठाने में सक्षम होता। महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों पर भी अंबेडकर का विशेष ध्यान होता। उनके नेतृत्व में महिलाओं को संपत्ति, विवाह और शिक्षा में समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए जाते। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रावधानों को प्राथमिकता मिलती। अंबेडकर का मानना था कि आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उनके कानूनी सुधार इन दोनों को एक साथ संबोधित करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं जैसे न्यायपालिका और निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और मजबूत बनाने में अंबेडकर की भूमिका और गहरी होती। वे सुनिश्चित करते कि ये संस्थाएं सरकार के प्रभाव से मुक्त रहें और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करें। इसके अलावा अंबेडकर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में और मजबूती से स्थापित करते, खासकर दलित और आदिवासी समुदायों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पर जोर देकर। हालांकि इन सुधारों को लागू करना आसान नहीं होता। स्वतंत्रता के बाद भारत में संसाधनों की कमी और सामाजिक राजनीतिक जटिलताएं थीं। रूढ़िवादी समूहों और धार्मिक नेताओं का विरोध अंबेडकर की नीतियों को लागू करने में बाधा बनता। फिर भी उनकी विद्वता, जनता से जुड़ने की क्षमता और कानूनी सुधारों के प्रति समर्पण भारत को एक अधिक समता मूलक समाज की ओर ले जाता। अंबेडकर का संवैधानिक ढांचा न केवल कानून का दस्तावेज होता, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था होती जो हर भारतीय को सम्मान और अवसर की गारंटी देता। उनके नेतृत्व में भारत का कानूनी ढांचा दुनिया भर में सामाजिक न्याय का प्रतीक बन सकता था। बाबा साहेब अंबेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक न्याय के साथ गहराई से जुड़ा था। अगर वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो उनकी आर्थिक नीतियां न केवल विकास को गति देती, बल्कि समाज के सबसे निचले तबके को सशक्त करने का लक्ष्य रखती। स्वतंत्रता के बाद का भारत आर्थिक बदहाली, जमींदारी प्रथा और सामाजिक असमानता से जूझ रहा था। अंबेडकर, जिन्होंने अपने लेखों और भाषणों में आर्थिक शोषण को सामाजिक भेदभाव से जोड़ा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की नींव रखते जो समावेशी और समतामूलक होती। उनका मानना था कि आर्थिक समानता के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। उनके नेतृत्व में भारत का आर्थिक ढांचा न केवल उत्पादन और औद्योगिकरण पर केंद्रित होता, बल्कि वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने का साधन बनता। अंबेडकर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाते। भूमिहीन किसानों और मजदूरों को जमीन का अधिकार दिलाने के लिए व्यापक भूमि सुधार लागू होते। यह नीति ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता लाती, जिससे दलित और आदिवासी समुदायों को अपनी आजीविका के लिए जमीन और सम्मान मिलता। हालांकि जमींदारों और उच्च वर्गों का विरोध अपरिहार्य होता, लेकिन अंबेडकर की दृढ़ता और जनता से जुड़ने की क्षमता इसे लागू करने में मदद करती। वे सुनिश्चित करते कि भूमि सुधार केवल कागजी न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाएं। शिक्षा अंबेडकर के लिए सशक्तिकरण का सबसे बड़ा हथियार थी। उनके नेतृत्व में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, खासकर वंचित समुदायों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता होती। स्कूलों और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार होता ताकि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चे आर्थिक मुख्यधारा में शामिल हो सकें।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण को और प्रभावी बनाया जाता और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते। अंबेडकर का जोर शिक्षा और रोजगार के जरिए सामाजिक गतिशीलता पर होता। औद्योगिकरण के मामले में अंबेडकर समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीतियां अपनाते, लेकिन उनका मॉडल नेहरू के मिश्रित अर्थव्यवस्था से अलग होता। वे छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देते जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करते। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मजबूत किया जाता ताकि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा जैसे कानून सख्ती से लागू होते। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे कृषि श्रमिकों और घरेलू कामगारों को भी कानूनी संरक्षण मिलता। इन नीतियों को लागू करना चुनौतीपूर्ण होता। संसाधनों की कमी और प्रशासनिक जटिलताएं बाधाएं बनती। रूढ़िवादी समूहों और उच्च वर्गों का विरोध भी अंबेडकर के सामने आता। फिर भी उनकी विद्वता, नैतिक बल और जनता के प्रति समर्पण इन बाधाओं को पार करने में मदद करता। अंबेडकर का आर्थिक मॉडल एक ऐसे भारत का निर्माण करता जहां विकास का लाभ समाज के हर कोने तक पहुंचता और आर्थिक समानता सामाजिक न्याय का आधार बनती। उनका नेतृत्व भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता जो न केवल समृद्ध होती बल्कि हर नागरिक को गरिमा और अवसर प्रदान करती। बाबा साहेब अंबेडकर का नेतृत्व अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में होता तो देश का राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य एक नई दिशा में मुड़ता। अंबेडकर, जिन्होंने सामाजिक न्याय और समानता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, अपनी स्पष्टवादी शैली और प्रगतिशील विचारों के साथ भारत की राजनीति को एक नया रंग देते। स्वतंत्रता के बाद का भारत जो विभाजन की त्रासदी, क्षेत्रीय तनाव और सामाजिक असमानता से जूझ रहा था, अंबेडकर के नेतृत्व में एक अधिक समावेशी और समतामूलक दिशा में बढ़ता। उनकी नीतियां और दृष्टिकोण न केवल राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करते बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भी नया आकार देते। राजनीतिक स्तर पर अंबेडकर की स्वतंत्र विचारधारा और सामाजिक सुधारों पर जोर कांग्रेस के भीतर और बाहर टकराव का कारण बनता। नेहरू की तरह जो राष्ट्रीय एकता और समाजवादी नीतियों पर केंद्रित थे, अंबेडकर का जोर दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर होता। वे राजनीतिक भागीदारी में वंचित समुदायों को शामिल करने के लिए आरक्षण और अन्य नीतियों को और मजबूत करते। उनकी सरकार में दलित और पिछड़े वर्गों के नेताओं को प्रमुख भूमिकाएं मिलती, जिससे भारत की राजनीति में एक नया नेतृत्व उभरता। हालांकि उनकी स्पष्टवादिता और रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ खुली चुनौती कांग्रेस के रूढ़िवादी नेताओं और अन्य दलों के साथ तनाव पैदा करती। फिर भी अंबेडकर की जनता से जुड़ने की क्षमता और उनकी नैतिक दृढ़ता इन चुनौतियों को पार करने में मदद करती। सांस्कृतिक स्तर पर अंबेडकर का प्रभाव और भी गहरा होता। 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने का उनका निर्णय भारत की सांस्कृतिक चेतना को प्रभावित करता। बतौर प्रधानमंत्री वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, समानता, करुणा और तर्क को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करते। ये भारत की सांस्कृतिक पहचान को एक नई दिशा देता, जहां जातिगत और धार्मिक भेदभाव के बजाय समानता और मानवतावाद को बढ़ावा मिलता। अंबेडकर की सरकार में सांस्कृतिक आंदोलन जैसे साहित्य, कला और शिक्षा सामाजिक समानता और सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित होते। स्कूलों में ऐसी शिक्षा पर जोर होता जो जातिगत पूर्वाग्रहों को तोड़ती और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती। अंबेडकर की नीतियां अंतर्जातीय विवाह और सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करती। वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रीय उत्सवों को इस तरह डिजाइन करते कि विभिन्न समुदायों के बीच एकता और भाईचारा बढ़े। हालांकि उनकी नीतियां रूढ़िवादी और धार्मिक समूहों से तीव्र विरोध का सामना करती, खासकर समान नागरिक संहिता और बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने जैसे कदम धार्मिक नेताओं के लिए अस्वीकार्य होते। फिर भी अंबेडकर का नेतृत्व भारत को एक ऐसी सांस्कृतिक पहचान देता जो समावेशी और प्रगतिशील होती। राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों को लागू करना आसान नहीं होता। स्वतंत्रता के बाद के भारत में संसाधनों की कमी और सामाजिक राजनीतिक जटिलताएं थीं। अंबेडकर का सीमित प्रशासनिक अनुभव और उनकी कट्टर सामाजिक सुधारवादी छवि कुछ नेताओं और समूहों को उनके खिलाफ कर सकती थी। फिर भी उनकी विद्वता, जनता के प्रति समर्पण और तार्किक दृष्टिकोण भारत को एक ऐसी दिशा में ले जाता जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती।
अंबेडकर का नेतृत्व भारत को न केवल एक मजबूत लोकतंत्र बनाता, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान देता जो समानता और न्याय पर टिकी होती। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।